नमस्कार दोस्तों, आपका मैथ का साथी फिर से वापस आ गया है, जो गणित को सरल और मज़ेदार बनाता है और आपको उसके पीछे का हर एक कंसेप्ट भी समझाता है। आज जो है हम लोग का इस सीरीज का चौथा क्लास होगा, यानी कि आप लोग को पता होगा जो हम लोग एनसीईआरटी सीरीज पे काम कर रहे हैं, जिसमें क्लास 6 का जो है आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 ये 3 को चैप्टर जो है ख़त्म कर चुके हैं। और आज जो है आप लोगों का क्लास 6 का चौथा चैप्टर यानी आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, और ये चैप्टर दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप ज्यामिति को पढ़िएगा तो इस चीज़ को जानकारी आपको रखना आवश्यक है। और ये सिर्फ पढ़ने के लिए ही नहीं है, आज मैं आपको ये बताऊंगा जो ये ज्यामिति का जो है पढ़ने का आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, ये ज्यामिति को क्यों हम लोग कभी पढ़ते हैं, इसके बारे में जो है हम लोग जानेंगे। तो चलिए क्लास में जो है आप लोग बने रहिए और जो है आप अपना अटेंडेंस बना लीजिए। अटेंडेंस कैसे बनता है, नीचे में लाइक वाला बटन होगा, उस बटन को दबाइए और आप जो है अपना नाम कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए और अपने शहर का जो है नाम कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, आपका जो है अटेंडेंस उसमें बन जाएगा। ठीक, चलिए अब जो है हम लोग ज्यामिति का बेसिक कंसेप्ट को समझने वाले हैं। इस क्लास को जो है आप लोग पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ये ज़रूरी नहीं है जो आप क्लास 6 का स्टूडेंट है तभी आप क्लास को देखिएगा और सिर्फ आपको क्लास 6 में ही काम आएगा। जब तक आप पढ़िएगा तब तक ये क्लास आपको काम आने वाला है, क्योंकि जब आप आगे क्लास में जाइएगा तो जब तक ये सब चीज़ आप नहीं जानिएगा तो आगे के क्लास का आप कुछ भी समझ नहीं पाइएगा। इसीलिए ये क्लास को जो है आप लोग पूरा देखते जाइएगा, ठीक, और क्लास में बने रहिएगा। शुरू में लग सकता है आपको थोड़ा सा जो समझ में नहीं आ रहा है, तो फिर भी आप जो है कोशिश करिए, सिर्फ क्लास में आप बने रहिए। और ये मैं आपको इतना गारंटी दे सकता हूँ, जब क्लास अंत होगी तो इस चैप्टर से आपका हर एक चीज़ क्लियर हो चुका होगा। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग ज्यामिति को देखते हैं। ज्यामिति, आखिर ये ज्यामिति क्या चीज़ है? इसका जो इंग्लिश टर्म है ना, ये जियोमेट्री होता है। जियोमेट्री, ज्यामिति का इंग्लिश टर्म क्या है? जियोमेट्री। ये आपको इंग्लिश में, लेकिन ये ज्यामिति जो है एक यूनानी शब्द है, यूनानी शब्द जियोमेट्रोन, मेट्रोन या जियोमेट्रोन से क्या कहते हैं, जियोमेट्री को लिया गया है। अब इसको जो है एक एक करके चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे आपको जियो दिख रहा होगा, GEO, जियो। जियो का मतलब होता है भूमि। जियो का मतलब क्या होता है? भूमि, या इसी को हम जमीन बोल सकते हैं, भूमि या जमीन। और ये जो मेट्रोन है, ये मेट्रोन का मतलब होता है मापना। मेट्रोन का मतलब है मापना, यानी कि भूमि की मपाई। कहने का मतलब किसी भी ज़मीन, किसी भी भूमि को मापना ही हमारा जियोमेट्री कहलाता है। अब समझिए ये जियोमेट्री का जो है आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। जो हमारे जो इतिहासकार सब जो है इतिहास के बारे में जो हम लोग को बताया करते हैं, जो इतिहास में पहले ऐसा था, अभी ऐसा चल रहा है, तो वही इतिहासकार के मत अगर मानिएगा तो वो ये चीज़ बोल रहे हैं, जब राजा महाराजा को बड़े बड़े महल बनाना होता था, बड़े बड़े मंदिर, उसमें डिजाइन वाला मंदिर, उसके बाद जो है बड़े बड़े पत्थर को काट के रास्ता बनाना हो, उसके बाद कोई आकृति उसमें देना हो, झील बनाना हो, तालाब बनाना हो, कोई भी चीज़ बनाना हो, उस सब में जो है ज्यामिति काम आता था। अब जो है हम लोग इसका पहला टॉपिक को देखते हैं। पहला टॉपिक क्या है? बिंदु। पहला टॉपिक इसका है बिंदु, इसी को बोलते हैं पॉइंट। अब ये पॉइंट क्या चीज़ है? सबसे पहले आप पॉइंट को समझिए। पॉइंट को आप देख नहीं सकते हो, इसका जो है आप सिर्फ कल्पना कर सकते हो। जो गणितज्ञ हम लोग को बता के गए हैं, जो बताए हुए हैं, पॉइंट का जो असल में मतलब होता है, सिर्फ इसका आप कल्पना कर सकते हो। जो चीज़ आप अभी देख रहे हो, जैसे पॉइंट क्या चीज़ है, देखिए ये चीज़ पॉइंट है। पॉइंट को अगर आप अभी देख रहे हो तो ये असल में वो पॉइंट नहीं है जिस पॉइंट को आप पढ़ रहे हो, अभी जिस बिंदु को आप पढ़ रहे हो। गणितज्ञ क्या बोलते हैं? ये दिखाई नहीं देता है, सिर्फ इसका जो है आप कल्पना कर सकते हो जो यहाँ पे कुछ है। ठीक, चलिए अब ये जब पॉइंट हम लोग को दिया है पढ़ने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो इसका काम होगा, तभी तो हम लोग जो है ये पॉइंट को पढ़ रहे हैं, यानी बिंदु को जो है पढ़ रहे हैं। कुछ ना कुछ तो इसका काम है। इसका मेजर काम क्या है? यह जो है स्थिति को बताता है। क्या? स्थिति कहने का क्या मतलब हुआ? स्थिति का मतलब हुआ लोकेशन, यानी ये जगह को बताता है। यह जो है स्थिति निर्धारित करता है, स्थिति को जो है ये निर्धारित करता है, ये जगह को बताता है। ठीक, और इसको हम देख नहीं सकते हैं। ये चीज़ लिख दीजिए,
जो बिंदु को हम देख नहीं सकते हैं, हम देख नहीं सकते हैं। ठीक, बिंदु को जो है हम देख नहीं सकते हैं। अब आगे हम बिंदु को, क्या चीज़ को हम बिंदु बोल सकते हैं? आप सुई देखे होंगे, सुई का जो सबसे ऊपरी वाला जो सिरा है जिसे भोंकते हैं, जैसे ये है ना जी, सबसे ऊपर वाला जो होगा सुई का, वो एक बिंदु की तरह आपको दिखेगा। उसके बाद प्रकार आप लोग देखे होंगे, प्रकार बॉक्स में जब खोल के देखिएगा तो इस प्रकार से रहता है और यहाँ पे ये सुई टाइप का बना हुआ रहता है। और ये वाला जो इसका पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है इसका, यही जो है क्या चीज़ है? बिंदु है। यही चीज़ आपको बिंदु है। ठीक, अब चलिए, जब बिंदु दिए हैं तो ज़रूरी है जो एक को बिंदु देंगे, एक से ज़्यादा भी बिंदु तो दे सकते हैं। जब सब अलग अलग बिंदु आप दीजिएगा तो फिर आप ही तो हरा जाइएगा। तो अलग अलग बिंदु को बताने के लिए उसका नाम रख दिया करते हैं हम लोग। क्या? जैसे हम एक बिंदु यहाँ पर दिए, आपको दिखाई दे इस कारण हम बड़का बना रहे हैं। एक बिंदु हम यहाँ पर दे, एक यहाँ पर दे दिए हैं, एक यहाँ पर दे दिए हैं। अब हम आपको बोलेंगे, जो किसी बिंदु के बारे में बोलेंगे, ये बिंदु क्या बोला? अभी यहाँ का लोकेशन बता रहा है, ये भी बिंदु यहाँ का लोकेशन बता रहा है, यानी स्थिति बता रहा है, और ये भी यहाँ का स्थिति बता रहा है। हम अगर कोनो जगह के बारे में आपको बोलेंगे और हम बोलेंगे जो वहाँ पे बिंदु है, तो आप कहाँ पे खोजिएगा? बिंदु यहाँ पर भी है, बिंदु यहाँ पर भी है, बिंदु यहाँ पर भी है, कैसे खोजिएगा? इसी सब से बचने के लिए उसका नाम दे देते हैं। आप बिंदु का नाम देने के लिए ध्यान रखिएगा, ABCD जो होता है, ABCD का कोई भी अक्षर आप ले सकते हो, लेकिन कैपिटल में लीजिएगा। किसमें? कैपिटल, यानी बड़का ABCD का आप कोनो भी अक्षर से उसका नाम जो है रख सकते हो। जैसे इस बिंदु का नाम हम A रख सकते हैं, ये बिंदु का नाम हम B रख सकते हैं, इस बिंदु का नाम हम C रख सकते हैं। यानी ये बिंदु A है, बिंदु B है, बिंदु C है। अब जो है हम आप बोलेंगे जो बिंदु C के पास जाइए, तो आप डायरेक्ट जो है यहाँ पे आइएगा, यहाँ आप नहीं भटकिएगा। हम बोल देंगे बिंदु B के पास जाइए, तो आप जो है यहाँ पाइएगा और यहाँ नहीं भटकिएगा। इसी सब से बचने के लिए जो है हम लोग बिंदु का इस्तेमाल करते हैं। अब चलिए, आप लोग का जो नेक्स्ट कंसेप्ट है रेखाखंड है। क्या चीज़ है? रेखाखंड, लाइन सिगमेंट। क्या बोलते हैं इसको? लाइन सिगमेंट। अब इसको जो है समझिए आप, लाइन सिगमेंट क्या है? लाइन सिगमेंट जो है भैया, यानी रेखाखंड जो है, दो बिंदु के बीच के दूरी को ये बताता है। और कौन सा दूरी? सबसे छोटका वाला दूरी। इसको हम एग्जांपल से आपको बताना चाहूँगा। जैसे मान के चलिए यहाँ पे बिंदु A है और यहाँ पे बिंदु B है। अब यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हम अलग अलग रास्ता का प्रयोग करते हैं। मान के चलिए ये रास्ता जो है एगो इस प्रकार से होकर यहाँ पे जाता है। अब दूसरा रास्ता मान के चलिए ये इस प्रकार से यहाँ होकर जाता है। अब तीसरा रास्ता ये चला जाएगा। अब चौथा रास्ता आपको ये चला जाएगा। और पांचवा रास्ता आपका ये चला जाएगा। हम आपको पूछेंगे, बाबू रे हमको यह बात बताओ, बिंदु A से बिंदु B के बीच का जो दूरी है, सबसे कम दूरी कौन है? तो आप बोलिएगा सर जी ये A से लेके B तक बीच की दूरी तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। लेकिन आप पूछ दिए हमसे सबसे कम दूरी, तो हमको यहाँ पे दिख रहा है ये दूरी जो है ये A और बिंदु B के बीच के सबसे कम दूरी है। तो जब ये सबसे कम दूरी है तो ये इसी चीज़ को जो है हम लोग रेखाखंड बोलते हैं। बात समझ गए? हम क्या बोले इसको समझिए। दो बिंदु के बीच के सबसे कम दूरी जो होगा वो रेखाखंड होता है। ठीक, हम यहाँ पर लिख देगा दो बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम के मतलब सबसे कम। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, बिंदु क्या कहते हैं ये रेखाखंड जो है, रेखाखंड हमेशा ये सीधा होता है, हमेशा सीधा होता है। क्या? हमेशा जो है सीधा होता है। आप बोलिएगा सर जी हम जो है इसको एक बार कैसे करेंगे, कैसे देख पाएंगे, हमको बताइए। आप किसी भी पेज को लीजिएगा और पेज को आप मोड़ दीजिएगा। आप पेज को मोड़ने के बाद जब उसको खोलिएगा तो देखिएगा उसमें लाइन बन जाता है। लाइन जो बनेगा तो क्या वो टेढ़ा टूढ़ी लाइन बनता है? नहीं, वो लाइन जो है सीधा बनता है। जब वो सीधा लाइन बन रहा है तो उसी को जो है हम लोग रेखाखंड बोलते हैं। अब देखिए एगो बात, रेखाखंड में एगो चीज़ जो है ये हमेशा आप ध्यान में रखिएगा। क्या रखिएगा? इसका जो है दो गो अंत बिंदु होता है।
रेखाखंड का हमेशा द्विगु अंत बिंदु होगा। अब यहाँ पे अंत बिंदु नया चीज़ आ गया। आप बोलिएगा सर जी अंत बिंदु क्या चीज़ है? जैसे यहाँ पर ये रेखाखंड है, यहाँ पर ए है या और यहाँ पे बी है, तो ये इसका अंत बिंदु देखिए, रेखाखंड का इधर से अंत बिंदु ए है और इधर से अंत बिंदु बी है, यानी जहाँ पे वो रेखाखंड खत्म हो रही है वही जो है आपका अंत बिंदु कहलाता है। इस बात को आप समझे, ए और बी जो है रेखाखंड का क्या बोलते हैं, रेखाखंड का अंत बिंदु है, मतलब ये इसका इधर का अंत बिंदु और बी जो है इधर का अंत बिंदु, यानी रेखाखंड में यहाँ पर लिखे हैं क्या, लिख दीजिए, क्या लिखना है, रेखाखंड, रेखाखंड का दो अंत बिंदु होते हैं, अंत बिंदु। आपको पूछेगा तीन रेखाखंड के कितने अंत बिंदु होते हैं, तो आपको जवाब देना होगा दो। आप एक नहीं बोल सकते हो, आप तीन नहीं बोल सकते हो, क्या बोलना है, आपको दो बोलना है। यानी रेखाखंड के कितने अंत बिंदु, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं रेखाखंड का दो अंत बिंदु होता है। इस बात को समझे। अब देखिए कहीं पे हमको रेखाखंड का, चलिए अब जो है रेखाखंड, कहीं पे हमको रेखाखंड यूज करना है, तो हम तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं भैया रेखाखंड, उतना बड़का आप लिखिएगा, कुछ ना कुछ इसका संकेत होना चाहिए। क्या इसका जो है कुछ ना कुछ आपको संकेत होना चाहिए, तभी ना इसको लिख पाइएगा कम जगह में। तो संकेत क्या है, देखिए जहाँ से जहाँ तक का हो, जैसे रेखाखंड ये क्या है, ए से लेके बी तक, तो ए से लेके आप बी तक लिख लीजिए। उसके बाद रेखाखंड को दर्शाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर में ऐसा जो है रेखा डाल देते हैं। क्या करते हैं, ऊपर में जो है हम लोग रेखा डाल देते हैं, यही जो है आपका रेखाखंड है। और आप इसमें देखिए इसका दो को जो है अंत बिंदु होता है और ये रेखाखंड हमेशा सीधा होगा और दो बिंदु के बीच के सबसे जो कम दूरी होगा वही आपका रेखाखंड कहलाएगा। जैसे ही यहाँ पे कम दूरी आ गया इसका मतलब वो सीधा होगा, और जब तक आप किसी जगह पे सीधा नहीं जाइएगा तब तक जो है आप सबसे कम दूरी आप तय कर ही नहीं सकते हो। ठीक है, चलिए अब जो है हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट आएगा। उससे पहले आप समझिए रेखाखंड क्या होगा। जैसे अगर हम इस मार्कर का बात करें तो ये मार्कर एक रेखाखंड की तरह काम करता है। कैसे काम करता है, ये इसका देखिए, ये वाला छोर और इसका ये वाला छोर, यानी दो गो जो है इसका अंत बिंदु है। क्या है, दो गो अंत बिंदु है और ये सीधा है। क्या चीज़ है बाबू, ये जो है बिल्कुल सीधा है, तो ये एक रेखाखंड की तरह काम करता है। जैसे आप किसी धागा को लीजिएगा और धागा को तान दीजिएगा, तानना है आपको, ढीला नहीं रखना है, धागा को तान देना है। जब धागा को आप तानिएगा तो वो भी जो है आपका रेखाखंड की तरह काम करेगा। और जब जो इस हाथ से आप पकड़िएगा ये इसका अंत बिंदु, और जो इस साइड से आप पकड़िएगा ये इसका अंत बिंदु, तो वो भी आपका रेखाखंड। जैसे आपका क्या कहते हैं, आपके घर में बक्सा होगा, तो बक्सा में एक साइड से आप दूसरे साइड जाइएगा तो वो भी आपको क्या रहता है, सीधा रहता है, वो भी एक रेखाखंड की तरह काम करता है। आपके हाथ में भी मोबाइल है, मोबाइल में देखिए मोबाइल का जो कॉर्नर है, जैसे ऐसे करके आपका मोबाइल है, मोबाइल में ये वाला देखिए, ये वाला, ये भी आपको रेखाखंड की तरह काम करता है, ये भी रेखाखंड की तरह काम करता है, ये भी रेखाखंड की तरह काम करता है, ये भी रेखाखंड की तरह काम करता है। क्यों, क्योंकि ये सब का जो है अंत बिंदु है। क्या गो अंत बिंदु है, दो गो जो है इसका अंत बिंदु है। चलिए अब जो है हम लोग अगला कंसेप्ट की ओर देखते हैं। जो अगला कंसेप्ट आपके बुक में क्या है। अब चलिए आपका जो है नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो रेखा है। रेखा, इसको लाइन बोलते हैं, लाइन। ठीक, अब लाइन को समझिए। जैसे आप अभी जो यहाँ पे देखे हैं, जो दो बिंदु के बीच का दूरी, दो बिंदु के बीच का दूरी जो है ये रेखाखंड होता है। ये क्या होता है, रेखाखंड। अब थोड़ा सा आप कल्पना कीजिए एक बात, क्या इस रेखाखंड का ये पहला सिरा जो है इसको अनंत रूप से हम बढ़ाते चले जाएंगे, और इसका दूसरा सिरा जो है ये वाला, इसको भी अनंत रूप से हम बढ़ाते हुए चले जाएंगे। जब आप ऐसा सोच सकते हो तो आप ये भी क्या कहते हैं, जब आप ऐसा सोच सकते हो तो आप ये इसको बोल सकते हो कि ये जो हम अभी किए हैं ये क्या चीज़ है, ये रेखा है, यानी ये रेखा का उदाहरण है। यानी हम इस बात को बोल सकते हैं रेखा जो है वो दोनों दिशाओं में असीमित रूप से चलते हुए जाता है, यानी वो रुकता नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए ये रेखा है ना, रेखा मतलब ये हुआ कि ये जो उधर तीर का चिन्ह हम दिए हैं यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ ये उधर चले जाएगा, बहुत दूर तक चले जाएगा, वो इसका अंत नहीं है। और ये जो है इधर भी चले जाएगा, बहुत दूर तक चले जाएगा, यानी इसको आप लिमिट नहीं कर सकते हो।
अब भैया जब रेखा को लिमिट नहीं कर सकते हैं तो फिर तो दिक्कत है। जब हमको रेखा का काम आ गया तो क्या कीजिएगा, तो रेखा को लिमिट करने के लिए, उसको निश्चित करने के लिए उस पर 2 बिंदु डाल देते हैं। और किसी भी रेखा को निश्चित करने के लिए 2 बिंदु पर्याप्त होता है। क्या 2 बिंदु जो है पर्याप्त होता है। जैसे हम यहाँ पे बात करेंगे इसका, देखिए ये रेखा है, आप जानते हो अभी तुरंत बताए हैं, ये कौन सी है, रेखा। अब रेखा में ये उधर भाग रहा है, ये उधर भाग रहा है, कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन हमको रेखा को पकड़ना है, उसका काम है। तो हम बोलेंगे जो रेखा पे जो है कहीं पे आप 2 बिंदु लगा दीजिए, कहीं पे 2 बिंदु लगा दीजिए और उसका जो है नाम आप कुछ रख दीजिए। तो ये जो है आपका रेखा को निर्धारित कर दिया, क्या रेखा को आप बता दिया, जो रेखा AB, रेखा AB। अब सेम उसी प्रकार से जैसे रेखाखंड को सूचित कर रहे थे कौन सिंबल से, तो रेखा को क्या कहते हैं, रेखाखंड को, तो रेखा को भी तो हमको सूचित करना होता है। तो रेखा को कैसे क्या कहते हैं, सूचित करेंगे। देखिए यहाँ पे अब रेखा का नाम आ गया मेरे पास AB का है, इस पे 2 बिंदु हम डाल दिए हैं, किस लिए, इसको निश्चित करने के लिए। क्योंकि अगर इसको निश्चित नहीं करते तो इसका जो है निर्धारण हम नहीं कर सकते थे। ये उधर भाग रहा था, ये उधर भाग रहा था, इस पे ब्रेक लगाने के लिए हम इस पे 2 बिंदु डाल दिए। अब इसको हम कैसे दिखाएंगे, तो इसको हम ऐसे दिखाएंगे, ऐसे यहाँ पे डाल दीजिए। ये चीज़ बताता है जो AB एक रेखा है। क्या बता रहा है यहाँ पे, AB जो है एक रेखा है और इसका कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। जैसे रेखा खंड में 2 अंत बिंदु था ना जी, लेकिन रेखा में कोई भी अंत बिंदु नहीं होता है। ठीक, यहाँ तक जो है आपका कंप्लीट हुआ और रेखा भी मतलब आपको सीधा ही जाएगा। क्या जाएगा, रेखा खंड भी आपका सीधा जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका क्या कंसेप्ट है, उसके बाद जो है हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। अब रेखाखंड को या तो ऐसे बोल सकते हो, या कभी कभी रेखा, जैसे रेखा ये AB है ना, रेखा AB है, तो इसको कभी कभी L के द्वारा भी सूचित करते हैं। कौन सा L, छोटका ABCD का L लीजिएगा, बड़का ABCD का L आप मत लीजिएगा। ये छोटका ABCD का L लेंगे ना, तो ये चीज़ को बताता है। इसका आप नाम क्या हो जानते हैं, ये L जो है ये रेखा AB है। ठीक, चलिए अब जो है ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखना है आपको, किसी भी रेखा पर जो है अनंत बिंदु होता है। इसको लिख लीजिए आप, आपको आगे काम पड़ जाएगा इसका। काम क्या, कोई भी पूछ सकता है, क्या रेखा पर अनंत बिंदु मौजूद रहते हैं, अनंत बिंदु मौजूद रहते हैं। चलिए अब आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रतिच्छेदी रेखा। क्या, प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, SECTING सेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक, अब चलिए अब प्रतिच्छेदी रेखा को देखते हैं। सबसे पहले एगो काम हम लोग करते हैं, 2 रेखा देखिए हम यहाँ पे खींच रहे हैं, रेखा खींचिए, 2 रेखा, हम यहाँ पे 2 रेखा खींचे। रेखा कैसे बताएंगे, इधर भी भाग रहा है, ये इधर भी भाग रहा है, ये इधर भी भाग रहा है, और ये इधर भी भाग रहा है। अब इस रेखा का नाम जो है हम लोग L1 रख देते हैं और इस रेखा का नाम जो है हम लोग L2 रख देते हैं। ठीक, और यहाँ पे आप इस चीज़ को देखिए, यहाँ पे ये L1 और L2 ये दोनों यहाँ पे काट रहा है, एक दूसरे को काट रहा है ना, तो हम यहाँ पे ये चीज़ बोलेंगे, रेखा L1 रेखा L2 को जो है बिंदु P पर, यहाँ पे इसका नाम कुछ रख दीजिए, बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रहा है। फिर से सुनिएगा, ये रेखा और ये रेखा दोनों एक दूसरे को यहाँ पे काट रहा है। कौन सा बिंदु पर, जहाँ पे काट रहा है उसका नाम हम P रख दिए। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को ये ऐसे बोलेंगे, जो रेखा L1 ये रेखा है, उसके बाद रेखा L2 ये L2 रेखा है, दोनों एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये जो बिंदु आपका कहलाता है, ये बिंदु ये प्रतिच्छेदी बिंदु है। क्या है जी, इस बिंदु को प्रतिच्छेदी बिंदु बोलते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु। ठीक, अब यहाँ पे इस चीज़ को देखिए, जब ये दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है तो ये दोनों रेखा कौन रेखा हो गया, ये दोनों रेखा जो है प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। कौन रेखा हो गया जी, ये दोनों रेखा जो है प्रतिच्छेदी रेखा हो गया। अब इसको कैसे समझेंगे, तो इस प्रकार से समझिए, अगर क्या कहते हैं, ये रेखा है, यदि यदि किसी भी 2 रेखा के
एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, समझिएगा, किसी भी दो गो रेखा का एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वो रेखा जो है प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। अब ये उभयनिष्ठ क्या होता है, तो उभयनिष्ठ इससे पहले का जो क्लास हम लोग किए थे तो उभयनिष्ठ का मतलब आपको समझाए थे, अभी भी आपको जो है उस चीज़ को समझाएंगे। हम क्या बोले, उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन, उभयनिष्ठ को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉमन। और ये कॉमन का मतलब होता है जो सब में हो, अगर दो ठो का तुलना हो रहा है तो दोनों में होना चाहिए, अगर 3 गो का तुलना हो रहा है तो तीनों में होना चाहिए, अगर 10 गो का तुलना हो रहा है तो 10 में होना चाहिए, यानी जो सब में हो उसको कॉमन बोलते हैं। अब देखिए एगो बात बताइए हमको, ये रेखा L1 जो जा रहा है तो इसका इस रेखा का एगो बिंदु तो यहाँ पे होगा, और अभी हम तुरंत पढ़ के आए हैं रेखा पे अनंत बिंदु मौजूद होते हैं, तो यहाँ पर इस रेखा के लिए एगो बिंदु तो यहाँ पे होगा, और दूसरा रेखा क्या किया, इसी होकर ये पार कर गया, यानी इस रेखा के लिए भी तो एगो बिंदु यहाँ पे हो सकता है ना जी। आप बोलिएगा सर जी होगा तो जरूर है, यानी ये वाला बिंदु जो है इस रेखा के लिए और इस रेखा के लिए दोनों के लिए उभयनिष्ठ है, यानी ये दोनों रेखा के लिए सिंगल बिंदु से काम हो गया। जब सिंगल बिंदु से काम हो गया मतलब ये दोनों में है, मतलब ये दोनों में है, और ये इसी को हम बोलेंगे उभयनिष्ठ है। अब मेरा जो आपको बताए थे उसको याद कीजिए, क्या बताए थे, यदि किसी दो रेखा का उभयनिष्ठ बिंदु हो, यदि किसी दो रेखा का कोई एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो वो रेखा प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। जैसे इस रेखा का और इस रेखा का एगो उभयनिष्ठ क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु है, तब जो है ये रेखा और ये रेखा प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगा। ठीक, अब एगो चीज़ को हम इतना डिटेल में बताते हैं, कहा जानते हो, जब आप पढ़ रहे हो ना तो पढ़ने का चीज़ बार बार नहीं है, पढ़ने का चीज़ एक ही बार में उसको कंप्लीट कीजिए, भले समय लग जाए उसमें। हम चाहे तो एक ही बार में उसको बता के आगे बढ़ सकते थे, लेकिन नहीं, जब तक हम अपना संतुष्ट नहीं होते हैं, जो आप लोग समझ पा रहे होंगे, तब तक हम बताते रहते हैं, तब तक उस चीज़ को हम बताते हैं जब तक आप उस चीज़ को समझ नहीं पाए। इसी कारण जो है आप क्लास को जो है थोड़ा माइंड को स्थिर करके शांत करके तब देखा कीजिए, तभी जो है जो कुछ हम बोलेंगे वो लंबे समय तक आपको याद रहेगा, और ये सब चीज़ बार बार पढ़ने का नहीं है, ठीक है ना। काहे कि बेसिक नॉलेज है ये सब, एक बार जब इसको पढ़ लिए फिर अपने आप जो है रिवाइज होते रहेगा, लेकिन जब इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर आपका काम नहीं होने वाला है। ठीक, चलिए प्रतिच्छेदी बिंदु के बारे में आप जान गए। प्रतिच्छेदी बिंदु क्या है, प्रतिच्छेदी बिंदु में अगर दो गो रेखा का कोई एगो उभयनिष्ठ बिंदु आपको मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ जो वो दोनों रेखा क्या चीज़ है, वो दोनों रेखा प्रतिच्छेदी बिंदु है। अब क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। अब प्रतिच्छेदी रेखा का एग्जाम्पल आप दे सकते हो, जैसे देखिए हम ऐसे कर रहे हैं, तो ये कौन सा रेखा है, ये प्रतिच्छेदी रेखा है ना जी। आप बुक पढ़ने के लिए वो स्टैंड आता है, आप देखे होंगे बुक पढ़ने के लिए वो स्टैंड आता है, उसमें भी ऐसे करके आता है, वो भी किसका एग्जाम्पल है, प्रतिच्छेदी रेखा का एग्जाम्पल है। आप जो है सड़क क्रॉस करते होंगे और उस सड़क में आप देखते होंगे जो 4 गो रोड निकलता है, यानी ये चौराहा है, इससे इधर भी एगो रोड है, इधर भी एगो रोड है, आगे भी एगो रोड है और पीछे भी एगो रोड है। तो वो जो रोड है वो रोड भी आपको प्रतिच्छेदी रेखा का एक उदाहरण है। ठीक, ऐसे ही अगर आपके माइंड में कुछ एग्जाम्पल इसका आ रहा हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हो, जो ये भी प्रतिच्छेदी रेखा है। अब चलिए, अब जो है आपका अगला है समांतर रेखा। क्या चीज़ है, अगला हम लोग समझेंगे समांतर रेखा को। समांतर रेखा, पैरेलल लाइन, पैरेलल PARALLEL, पैरेलल लाइन। आप समझिए पैरेलल लाइन क्या बोलते हैं। अब चलिए हम लोग जो है ये चीज़ जानना शुरू करते हैं, जो समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइन किसको कहते हैं। पैरेलल लाइन में आप ध्यान रखिएगा, वैसी दो गो रेखा जो परस्पर एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को काटना, वैसी दो रेखा जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो वैसी रेखा जो है समांतर रेखा कहलाती है। सर जी आप जो है इसका एग्जाम्पल दीजिए। जैसे यहाँ पर एगो हम लेते हैं रेखा, ठीक, अब एगो और लेते हैं, जैसे इसको C और D ले लेते हैं। ठीक, अब ये दोनों रेखा उधर भगाएंगे, इसको भी उधर भगाएंगे, इसको भी उधर भगाएंगे और इसको भी उधर भगाएंगे। आपको क्या लगता है वो कभी एक दूसरे को काट पाएगा?
तो आप बोलिएगा सर जी वो जो है काट नहीं पाएगा। जब वो काट नहीं पाएगा तो ये कौन सी है, ये समांतर रेखा का उदाहरण है। कौन सी है ये समांतर रेखा का उदाहरण है। जैसे यहाँ पे आप लोग रेलवे लाइन को देखते होंगे, रेलवे लाइन का ये वाला पटरी और ये वाला पटरी वो कभी भी एक दूसरे से मिलता है, नहीं मिलता है। जब वो एक दूसरे से नहीं मिलता है यानी वो कौन सी है, समांतर रेखा। और समांतर रेखा में ये इसके बीच का जो दूरी है ना, इसके बीच का दूरी हर जगह जो है बराबर रहता है, हर जगह नियत रहता है, बराबर रहता है, तभी जो है वो नहीं मिल पाएगा। अगर उसका दूरी कम बेसी कर दिए तो वो एक दूसरे को कहीं न कहीं जाके काट देगा। इसका भी अभी एग्जांपल आपको हम बताते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर एगो रेखा हम इधर खींच देते हैं, एगो रेखा जो है इधर खींच देते हैं। अभी फ़िलहाल तो अभी आप देख रहे हो ये नहीं कट रहा है, जानते हो ना जी, अभी ये कट रहा है। लेकिन आपको हम बोलेंगे क्या ये समांतर रेखा है, तो आप तो जल्दीबाजी में बोल दीजिएगा सर ये समांतर रेखा है। लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए इस पर। अगर इसको हम बढ़ाते हुए इधर लेके आएंगे और रेखा तो बढ़ता ही आप जानते हैं, और इसको भी बढ़ाते हुए हम इधर लेके आएंगे और ये इधर निकल जाएगा और ये इधर निकल जाएगा। क्या यहाँ पे ये नहीं काट दिया, यहाँ पे तो काट दिया। जब काट दिया मतलब समांतर रेखा नहीं है। तो आप ध्यान में रखिएगा, समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटता है, उसके बीच का दूरी हमेशा नियत रहता है, यानी हमेशा जो है बराबर रहता है। अब समांतर रेखा को किस प्रकार से दर्शाते हैं, जैसे देखिए समांतर रेखा, समांतर का चिन्ह देखिए, संकेत जो है समांतर के लिए संकेत इस प्रकार से हम लोग प्रयोग करते हैं। 11 जैसे लिखते हैं वैसे प्रयोग करते हैं। कैसे, अब इसको हमको बताना है जो ये दोनों रेखा जो है समांतर है, तो कैसे, तो पहला रेखा का नाम लिखिए, रेखा ए बी। रेखा ए बी ये समांतर है किसका, रेखा क्या कहते हैं, सी डी का। रेखा किसका, सी डी। जो भी नाम रखे हैं वही नाम यहाँ पे हमको देना पड़ेगा। जब यहाँ पे ये चीज़ को आप देख रहे हो, इसका मतलब ये हुआ रेखा ए बी जो है ये समांतर है रेखा सी डी का। या तो इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं, आपको बोले थे रेखा को जो है L1 और L2 भी बोलते हैं, L1 और L2। तो यहाँ पे ये बात बोलिए, रेखा L1 जो है ये समांतर है किसके, रेखा L2 के। यहाँ पे आपको जो है समांतर रेखा के पीछे का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। ठीक, अब चलिए आगे जो है क्या कंसेप्ट है इस चीज़ को देखते हैं। ठीक, जैसे अगर इसका एग्जांपल दे तो रेलवे का जैसे आपको एग्जांपल दिए, और इसी प्रकार से मोबाइल का देखिए, मोबाइल का ये वाला किनारा और मोबाइल का ये वाला किनारा कभी वो एक दूसरे से मिलेगा, नहीं मिलेगा। मोबाइल का ये वाला किनारा, मोबाइल का ये वाला किनारा कभी भी एक दूसरे से मिलेगा, नहीं मिलेगा। यानी ये और ये समांतर रेखा का उदाहरण है, ये और ये समांतर रेखा का उदाहरण है। ऐसे ही जो है आप एक दूगो और अपने माइंड में सोचिए उस चीज़ को, और कौन सा समांतर रेखा का उदाहरण हो सकता है। जैसे नदी भी है, नदी है ना जी, नदी का जो इस साइड का किनारा उस साइड का किनारा कभी मिलता है एक दूसरे से, नहीं मिलता है। इसी प्रकार से आप सोचिए इस चीज़ को, और क्या हो सकता है उसको कमेंट में तुरंत अभी टाइप कीजिए। ठीक है, चलिए आगे क्या है, आगे आपको किरण के बारे में बता रहा है। किसके बारे में, किरण। किरण इसको रे बोलते हैं, रे, RAY, रे। अगर किरणें बोल देंगे तो रेज लग जाएगा, एस उसमें जो है किरण में लगा देंगे। ठीक, अब समझिए किरण को, समझिए किरण आसान है। कभी सूरज की किरण सुने हैं आप तो सुने होंगे सूरज की किरण। अच्छा, सूरज की किरण ही क्यों बोले, सूरज का रेखा भी बोल सकते हैं, रेखा काहे न बोले, सूरज का रेखा खंड भी बोल सकते हैं, काहे न बोले, सूरज का किरणें काहे बोले, उस चीज़ को समझिए। देखिए किरण जो है ये रेखा का एक साइड का पार्ट होता है। क्या, रेखा जो भी पढ़े हैं उसका एक साइड का पार्ट क्या होता है, किरण होता है। जैसे यहाँ पे समझिए, ये कौन सी है, ये है रेखा। ठीक, ये है रेखा। ठीक है, अब हम क्या बोले, जो किरण जो है रेखा का एक पार्ट होता है, पार्ट मतलब उसका भाग होता है। जैसे अगर यहाँ से इसको हटा ले और ये इसको जाने दे आगे, इसको क्या, इसको आगे जाने दे, लेकिन पीछे से इसको जो हम गायब कर दे, पीछे से क्या कर दिए हैं, गायब कर दिए हैं, तो ये आपका किरण का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है, किरण का उदाहरण है। यानी आप यहाँ पर ये बात को बोल सकते हो, किरण का जो है एगो अंत बिंदु होता है, किरण का एगो अंत बिंदु होता है। कैसे, देखिए यहाँ पे किरण किधर से भाग रहा है, उधरे से ना जी, इधर तो फिक्स है। किरण एक जगह से निकल के आगे वो जाएगा, एक जगह से निकल के आगे जाएगा,
अब देखिए सूरज का किरण का है बोले हम लोग, सूरज जो है, सूरज एक जगह है, जैसे टॉर्च है तो मान के चलिए ये मेरे पास टॉर्च है, तो टॉर्च यहाँ पे जल रहा है। अब इसका जो रोशनी है वो एक ही तरफ भागेगा ना, सीधे भागेगा, एक ही तरफ भागेगा। क्या ये पीछे भी भागने लगेगा? नहीं, उसका एगो अंत बिंदु है। तो ये क्या हुआ? टॉर्च का किरण हुआ। वैसे ही मान के चलिए यहाँ पे सूरज जल रहा है और उसका जो रोशनी है तो रोशनी वो एक तरफ भागेगा कि वो सूरजों में घूर करके पीछे चले जाएगा? नहीं जा सकता है। वो जब भी रोशनी जाएगा वो एक ही साइड भागेगा, जैसे यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो ये आपका किरण है। कौन सी है? किरण। और इसी में अगर दोनों साइड से भगाने लगेंगे तब, दोनों साइड से जब भगाएंगे तो वो रेखा, अगर एक साइड से भगाएंगे तो वो किरण। अब इसको कैसे हम लिखेंगे? मान के चलिए इसका भी नाम दे देते हैं, ये ए और ये बी। तो यहाँ पे ए बी, किरण ए बी, लेकिन इसके ऊपर में हम ऐसे करके देंगे, एक ही साइड से, रेखा में दोनों साइड से, रेखा में दे रहे थे दोनों साइड से, किरण में एक साइड से, रेखाखंड में एक भी साइड से, किधर कहाँ लिखे थे? यहाँ पे रेखाखंड में एक भी साइड से नहीं देंगे। तो ये था आपका किरण। किरण में हम लोग क्या सीखे? किरण में एगो अंत बिंदु होता है, वो रेखाखंड का एगो भाग होता है, वो भागेगा तो मतलब एक ही तरह ना, लेकिन रेखा दोनों साइड से भागता है, यानी उसका एक पार्ट होता है, या तो इधर का ले लीजिए या तो उधर का ले लीजिए। ठीक, इस बात को आप, जैसे अभी हम आपको बोले ना किरण का एगो अंत बिंदु होता है, तो इसको इस बात मतलब बुक्स में इस प्रकार से भी लिखा हुआ रहता है, जो किरण का एगो प्रारंभिक बिंदु होता है। प्रारंभिक मतलब जहाँ से वो प्रारंभ कर रहा है, प्रारंभिक बिंदु मतलब जहाँ से वो प्रारंभ कर रहा है, यानी जहाँ से वो निकल रहा है वही उसका प्रारंभिक बिंदु है। यानी किरण का जो है एगो आपको प्रारंभिक बिंदु होता है। इसको कैसे लिखते हैं ये चीज़ भी जो है आपको हम बता ही दिए हैं। चलिए अब जो है यहाँ पे एगो बात बताइए हमको, आपके बुक में दिया हुआ है, इसका नाम क्या? ये ओ है, ये बी है और ये ए है, यहाँ पे ये ए है। ठीक, अब यहाँ पे जब हम किरण बोलेंगे, थोड़ा सा पहले इसको हम समझा देते हैं, फिर जो क्वेश्चन कह रहा है ये, उस क्वेश्चन को आपको लेके समझाएंगे। जैसे ये है, अगर नाम हम यहाँ से लेके यहाँ तक रखेंगे, सुनिएगा समझिएगा बात को बढ़िया से, अगर नाम को हम 0 से मतलब क्या कहते हैं, ओ से ए, अगर ओ से ए देते हैं किरण का नाम, तब तो ये शामिल इसमें होगा और इसका प्रारंभिक बिंदु ओ होगा। इसका प्रारंभिक बिंदु क्या होगा? ओ होगा। लेकिन जब हम किरण को यहाँ से कंसीडर करेंगे, किरण को यहाँ से कंसीडर करेंगे तो ये इसका बी और ए आ रहा है ना जी? चलिए आ रहा है। ये जो है बी ए, ये अगर यहाँ से हम करेंगे कंसीडर तो ये बी ए आपका किरण हुआ, और अगर यहाँ से करेंगे तो ओ ए जो है इसका मतलब ये किरण हुआ। और अगर आपको ये सवाल पूछ दे जो क्या ओ बी जो है, क्या ओ बी जो है किरण बी ए का पार्ट है? हम ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोले, क्या ओ बी किरण बी ए पर निर्धारित है? ऐसे भी पूछ सकता है। या तो आपको इस प्रकार से पूछेगा जो बिंदु ओ किरण बी ए पर स्थित है, आप क्या बोलिएगा? हाँ या ना, हाँ या ना बोलिएगा। देखिए भले आपको ये यहाँ से लेके यहाँ तक एगो किरण दिख रहा हो, लेकिन जब किरण का नाम आपको बता दिया बी ए, मतलब बी ए आप जानते हो किरण का एगो प्रारंभिक बिंदु होता है और उससे पीछे आ नहीं सकता है वो। तो जब बी ए बोल दिया भैया किरण के बारे में, तो बी ए के मतलब इस किरण पे ये बिंदु ओ कैसे हो सकता है? लेकिन यही इसी में आपको ये बोल दिया जो किरण ओ ए पर क्या बी जो है एगो बिंदु है, तो आप बोलिएगा हाँ है। काहे कि किरण ओ ए जो है यहाँ से शुरू होता है और इसके बीच में है बी। तो इस बात को जो है समझ गए होंगे। चलिए आपका जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को देखते हैं जो क्या था क्वेश्चन। ठीक, पहले जो है वो चीज़ और है, इसको जान लीजिए, तब जो है जो आपके बुक में क्वेश्चन था उसको जो है हम लोग करेंगे। ये बात जो अभी बताए आपको वो तो है ही। अब दूसरा बात ये समझिए, ये ओ ए जो है, ये ओ ए किरण ओ ए जो है, किधर गया किरण ओ ए, इसको किरण ओ बी भी लिख सकते हैं। आप बोलिएगा सर जी किरण ओ बी इसको लिख सकते हैं, काहे? क्योंकि ये ओ बी जो है किरण ओ ए का ही एगो पार्ट है, यानी ये दोनों जो है एक ही चीज़ है। काहे कि ओ ए
यहाँ से यहाँ तक और ओ बी यहाँ से यहाँ तक, यानी इसका जो प्रारंभिक बिंदु है एक ही है, इसका प्रारंभिक बिंदु एक ही है, इसीलिए हम ओ बी क्या कहते हैं, ओ ए किरण को जो है हम ओ बी किरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब चलिए आपका क्वेश्चन ये था, बुक में क्वेश्चन आपका ये दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए ये किरण ए बी जो लिखा हुआ है, इसको क्या हम किरण बी ए लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये सब रेखाखंड है, रेखाखंड जैसे ए बी है तो ए बी को हम रेखाखंड बी ए भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ पे रेखा है तो रेखा ए बी है ना जी, ये रेखा ए बी को हम रेखा बी ए भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, रेखा बी ए भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से आपको यहाँ पे पूछ रहा है क्या ये किरण को, जैसे किरण ए बी है तो क्या उसी को इस प्रकार से बी ए लिख सकते हैं, तो आप बोलिएगा सर जी ऐसा नहीं लिख सकते हैं। काहे नहीं लिख सकते हैं, ये यहाँ पे ये चीज़ को बता रहा है, ये ए जो है ये बिंदु जो है और यहाँ पे जो ए है, मतलब ये हुआ कि इस किरण का प्रारंभिक बिंदु ए है और वो बी की तरफ जा रहा है, और यही किरण को आप इस प्रकार से लिखिएगा तो इसका मतलब ये हुआ जो इस किरण का प्रारंभिक बिंदु बी है जो ए की तरफ जा रहा है, जो बिल्कुल उसका उल्टा हो जाएगा। यानी हम किरण को इस प्रकार से, इस किरण को हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं। यही था आपका क्वेश्चन और इसको जो है ध्यान में आप रखिएगा, क्योंकि किरण का जो है वो एक ही दिशा होता है, किरण का क्या है एक ही दिशा होता है। अब जो है आपका प्रश्नावली शुरू होता है। अब हम लोग प्रश्नावली को देखेंगे, इसको जो है हम रफ कर लेते हैं। अब जो है चलिए हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। कौन सा होगा ये, प्रश्नावली 4.1। इसमें पहला आपका सवाल है संलग्न आकृति का प्रयोग करके निम्न का नाम लिखिए। देखिए आकृति यहाँ पे आपको दिया हुआ है, चलिए यह आकृति आपको जो है बना के दिया हुआ है। अब इसमें बोल रहा है जो अलग अलग चीज़ का नाम लिखने के लिए, क्या पहला आपका जो है, पहला जो नाम है आपका 5 को बिंदु का नाम लिखने के लिए, 5 बिंदु का नाम। तो बिंदु क्या है, देखिए ये है बिंदु, ये है बिंदु, ये है बिंदु, ये है बिंदु, और ये भी जो है बिंदु है ना। इसमें बिंदु क्या क्या हो सकता है, बिंदु डी है, बिंदु ई है, बिंदु ओ है, बिंदु सी है, बिंदु बी है। तो 5 बिंदु का जो है आप नाम दे दिए। ठीक, उसके बाद है एक रेखा का नाम आपको बोल रहा है लिखने के लिए, एक रेखा। और रेखा के बारे में आपको क्या बोले थे, जिसका अंत बिंदु कोनो अंत बिंदु नहीं होता है, एक रेखा का। अब देखिए इसमें रेखा कौन है जिसका कोई भी अंत बिंदु नहीं हो। देखिए इसको देखिए ध्यान से, किसको, डी बी, रेखा डी बी को देखिए, डी बी, डी और बी, ये रेखा है, इधर भी जा रहा है और उधर भी जा रहा है, यानी इसका अंत बिंदु नहीं है। इसको आप लीजिएगा, कैसे ले पाइएगा, ये इधर तो जा रहा है लेकिन यहाँ पर रुक गया, ये उधर तो जा रहा है लेकिन यहाँ पे रुक गया। ठीक, और यहाँ से अगर मान के चलिए इसको लेते हैं तो ये रेखा थोड़े ना होगा, ये तो किरण में हो जाएगा। काहे होगा किरण में, काहे कि इसका एक आप अंत बिंदु यहाँ पर डाल दिए। अगर यहाँ से भी लेते हो तो फिर भी ये किरण होगा, अगर यहाँ से लेते हो तो ये किरण नहीं होगा, क्योंकि ये बिंदु जो है आपको इधर से दिखा रहा है। ठीक है, चलिए 4 किरण का नाम आपको बोल रहा लिखने के लिए, 4 गो किरण का नाम। देखिए 4 गो किरण कौन है, किरण मतलब उसका एक प्रारंभिक बिंदु होगा और एक तरह से वो खुला हुआ रहेगा आगे जाने के लिए। कौन सा हो सकता है, 4 गो लिखिए। जैसे ई डी, इसमें हो सकता है ना जी, ई डी, किरण ई डी। अब यहाँ पे डी ई मत कर दीजिएगा, डी ई का मतलब क्या हुआ, ये ई डी का मतलब ये हुआ जो ई से शुरू होता है डी की तरफ जाता है, तो ई से शुरू होता है डी की तरफ जाता है, ये एगो हुआ। उसके बाद दूसरा क्या हो सकता है, देखिए ओ सी, किरण ओ सी, ओ से शुरू होता है सी की तरफ जाता है। उसके बाद यहाँ से ये भी लिख सकते हैं क्या, ओ बी, ओ बी, ये भी आपका क्या है, किरण ही है। 4 को बोल रहा था, 3 को अभी तक हम लोग लिख चुके हैं, तो दूसरा को ले लीजिए कोनो, ओ बी तो ले ही लिए हैं आप, क्या दिक्कत है, यहाँ से नाम रख दीजिए ई बी, क्या ई बी नाम रख दीजिए, हो गया। ये वो सिर्फ उसका प्रारंभिक बिंदु होना चाहिए, यानी रुका हुआ बिंदु होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन आपका क्या है, संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकारों के नाम लिखिए। आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का
प्रयोग कर सकते हैं। देखिए 2 नंबर का और बड़ा बनाते हैं, टेढ़ा हो गया का, क्या क्या नाम है, ABCD, ABCD। क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो संलग्न आकृति में दी हुई रेखा के सभी संभव प्रकार के नाम लिखिए। आप इन 4 बिंदुओं में से किसी भी बिंदु का प्रयोग कर सकते हो, कोई भी बिंदु ले सकते हैं, और क्या क्या प्रकार इससे बन सकता है वो चीज़ आपको पूछ रहा है। यानी देखिए बिंदु के लिए बिंदु, ये 4 गो बिंदु हो गया, बिंदु A है, बिंदु B है, बिंदु C है, बिंदु D है। उसके बाद अगर बात करें रेखाखंड के लिए, तो रेखाखंड के लिए हम लोग क्या बात करेंगे, देखिए ये B और C कौन सी है, रेखाखंड में हम लोग इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। उसके बाद चलिए किरण के लिए बात करते हैं। किरण कौन कौन हो सकता है, देखिए किरण B और B, जैसे यहाँ पे सबका नाम में लिख देते हैं। जैसे अगर बिंदु का बात करें तो बिंदु क्या है, बिंदु A है, B है, C है, D है। उसके बाद अगर रेखाखंड का बात करें तब रेखाखंड 2 गो इसका अंतिम बिंदु होना चाहिए, क्या 2 गो अंतिम बिंदु होना चाहिए। अब 2 गो अंतिम बिंदु इसका है, किसका है भैया, BC का। आप बोलिएगा सर जी AB तो ले सकते हैं, AB आप नहीं ले सकते हो। कैसे नहीं ले सकते हो, ये A किसके लिए बता रहा है, ये इसके लिए बता रहा है। आपको बोले थे ना, क्या बोले थे, जो रेखा को सीमित करने के लिए उस पर 2 गो बिंदु मारते हैं, तो ये बिंदु किसके लिए है, इसको तो रेखा को सीमित कर रहा है, लेकिन ये रेखा तो अभी जा ही रहा है ना उधर, इसीलिए हम रेखाखंड AB नहीं कह सकते। काहे, ये A किसके लिए, इसके लिए, लेकिन ये बीच में है तो BC हम इसको कह सकते हैं। चलिए बिंदु हो गया, रेखाखंड हो गया। उसके बाद हम लोग क्या चीज़ पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे रेखा को। अब रेखा तो है किया, कौन सी है रेखा, रेखा AD है, A और D है ना रेखा जी। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं किरण को। किरण कौन सा है, देखिए किरण इधर से इधर जा रहा है, यानी हम किरण BA बोल सकते हैं। फिर इधर से भी तो ये किरण है, इसको भी तो बोल सकते हैं, जैसे CA बोल सकते हैं किरण। और अब ये उधर से लीजिए, जैसे BD क्या चीज़ है, किरण है। उसके बाद CD क्या है, किरण है। तो जितना संभव प्रकार था इसका जो है हम लोग बना लिए। चलिए आगे देखिए, आगे क्या, संलग्न आकृति को देखकर नाम लिखिए। चलिए एक आकृति और दिया हुआ है, उसमें देख के आपको बोल रहा है जो नाम लिखने के लिए। ये इसका नाम F है, और ये यहाँ पे E है, और इधर नाम नहीं दिया हुआ, यहाँ पे है, इसका नाम D है, इसका नाम B है, और इसका नाम A है, और इसका नाम C है, और क्या है, इसका नाम O है। ठीक, चलिए अब जो है इसमें पहला सवाल आपका क्या है, 3 का A। पहला सवाल देखिए, बोल रहा है रेखाएं जिसमें बिंदु E सम्मिलित है। बिंदु E सम्मिलित होना चाहिए और वो रेखा होना चाहिए। देखिए रेखा और E को खोजिए, पहले कहाँ पे है, बिंदु E ये है। अब इसमें रेखा जो है, रेखा किसको बोलिएगा, जिसका इधर भी और उधर भी दोनों तरफ वो भागना चाहिए। तो ये देखिए A और E, A इधर से A और इधर से E, इधर से भी ये जा रहा है, उधर से वो जा रहा है, यानी इसको हम बोल सकते हैं, यानी इस रेखा में बिंदु E शामिल है। ये वाला बिंदु E है, और ये भी तो रेखा है, देखिए ना, ये भी तो रेखा है, ये भी उधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, यानी इसको क्या बोल सकते हैं फिर, E और F। रेखा E और F 2 गो है। उसके बाद और कोई ऐसा रेखा नहीं है जिसमें बिंदु E हो। ठीक, A से होकर जाने वाली रेखा। अब देखिए रेखा वैसा चाहिए इसको जो A से होकर जा रहा हो। देखिए ये A यहाँ पे है, और A से जाने वाली रेखा एक ही को रेखा है, कौन, B नंबर में A से होकर जाने वाला रेखा एक ही को है, कौन सा है, A है और E है। ठीक, नेक्स्ट आपका वह रेखा जिस पर O स्थित है। देखिए O है ना, यहाँ पे बोल रहा है जो O स्थित है वो रेखा चाहिए। तो रेखा ये इधर से, ये इधर से, यानी इस रेखा का नाम क्या है, O और C नंबर का क्वेश्चन क्या है, O और C, ये रेखा। ठीक, अब आगे देखिए,
डी नंबर में बोल रहा है जो प्रतिच्छेदी रेखा के दो युग्म। डी नंबर में प्रतिच्छेदी रेखा के दो युग्म, जो प्रतिच्छेद कर रहा हो और वो रेखा हो। देखिए ये रेखा और ये रेखा प्रतिच्छेद कर रहा है यहाँ पे, बोलिएगा हाँ। तो रेखा का नाम लिख लीजिए। इस रेखा का नाम क्या है? इस रेखा का नाम है ए ई, और इसका नाम क्या है? इसका नाम है सी और ओ। तो ये तो पहला युग्म हुआ। दूसरा युग्म, अब देखिए ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है। चलिए इसका नाम लिख दीजिए ए ई, और इसका नाम क्या है? एफ और ई। ठीक, चलिए 3 नंबर का हो गया आपका। और 4 नंबर में देखिए निम्नलिखित से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, बोल रहा है। 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में 4 का एक है एक बिंदु और आपका 4 का भी है दो बिंदु। आपसे ये बात पूछ रहा है जो एक बिंदु से कितना रेखा खींच सकते हैं और 2 बिंदु से कितना रेखा खींच सकते हैं। आप ही जवाब दे दीजिएगा। देखिए कैसे, ये बिंदु है, आप बिंदु से क्या को रेखा खींच सकते हैं? आप एक बात बताइए, सिंगल बिंदु हम लिए हैं तो एक रेखा हम इधर से भी लेके जा सकते हैं, एक रेखा इधर से भी लेके जा सकते हैं, एक रेखा इधर से भी लेके जा सकते हैं, एक इधर से भी लेके जा सकते हैं, एक इधर से भी लेके जा सकते हैं, इधर से भी जा सकता है, इधर से भी जा सकता है, जितना जगह बच रहा है सब से लेके जा सकते हैं। तो आप ये बताइए जो एक रेखा से जो है मतलब एक बिंदु से क्या को रेखा हम खींचे? आप बोलिएगा सर जी इसका लिमिट कहाँ है? यानी अनंत अनगिनती रेखा जो है हम खींच सकते हैं। तो एक बिंदु से कितना रेखा? तो इससे अनंत रेखा खिंचाएगा। कितना? अनंत रेखा खींचा चला जाएगा इससे। अब 2 बिंदु चाहिए, जैसे एक बिंदु यहाँ पे, एक बिंदु यहाँ पे, 2 बिंदु लिए। अब ये 2 बिंदु से एक रेखा तो इधर से जाएगा। ठीक, अब कोई और आपको तरीका है जो रेखा आप खींचिएगा लेकिन ये दोनों बिंदु होकर जाना चाहिए? आप बोलिएगा सर जी ऐसा तो कोई भी नहीं है। यानी 2 बिंदु से केवल व केवल एक ही ठो रेखा खींच सकते हैं और सिंगल बिंदु से अनगिनत जो है रेखा खींच सकते हैं। आगे बढ़िए। 5 नंबर में आपका है जो निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। आकृति सिर्फ आपको बोल रहा है बनाने के लिए और उसका नाम देने के लिए। देखिए कितना का है? 5 का। 5 का ए नंबर में क्या है? बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। देखिए ये बोल रहा है जो रेखाखंड एगो AB बनाइए, एगो रेखाखंड AB बना लीजिए और उस पर बिंदु P को बैठा दीजिए। तो बिंदु P कहीं भी ले लेंगे, उसका नाम लिख देंगे। बोला उस रेखाखंड पर होना चाहिए तो उस रेखाखंड पर डाल दिए और आकृति बना के उसका नाम दे दिए। आपको नाम तो लिखने के लिए बतेवे किए थे जो कैसे नाम लिखते हैं। चलिए आगे बढ़िए। अगला सवाल है रेखाएं XY और PQ बिंदु M पर प्रतिच्छेद करती है। 2 रेखा है, 2 रेखा है, एगो XY है, X और Y, एगो किसका नाम दिया है इसका? PQ। इसका नाम PQ रेखा है तो दोनों सब में तीर मार दीजिए। रेखा है तो अब बिंदु किस पे? बिंदु M पर प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद यहाँ पर कर रहा है तो प्रतिच्छेद बिंदु को बोल दिया M नाम, M जो है नाम रख दीजिए। चलिए आगे क्या है? रेखा L पर E और F स्थित है परंतु D स्थित नहीं है। देखिए C नंबर में एगो रेखा है, इस रेखा का नाम क्या है? इस रेखा का नाम ये बोल दिया L नाम रख दो। चलो कोई बात नहीं, रेखा को L से भी सूचित करते हैं। रेखा L पर E और F स्थित है लेकिन D स्थित नहीं है। अरे भैया जब स्थित E और F स्थित है ना, तो जब इस पे है E और F तो दे देंगे। अब बोला D इस पे नहीं है, D नहीं है तो D को कहीं और बना के D को दे देंगे, कहा कि उस रेखा पर जो है इसको D नहीं चाहिए। ठीक है ना? चलिए परंतु D स्थित नहीं है। आगे बढ़िए। D नंबर में आपका क्या है? D नंबर में रेखा OP और OQ बिंदु O पर मिलती है। ये इसको मिला रहा है OQ क्या रेखा OP और OQ बिंदु O पर मिलती है। कोनो रेखा खींचिए यहाँ पे, इसको नाम दीजिए OP और इसको नाम दीजिए OQ। देखिए दोनों एक ही जगह से जाएगा। यानी बिंदु ये O है, इसको P नाम दे दीजिए और इसको O नाम दे दीजिए। OP और OQ ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। इसका नाम O है
और इसका नाम P दे दीजिए, इसका नाम Q दे दीजिए, ठीक है। नहीं है वो, अब देखिए इस रेखा का नाम आपको क्या हो गया OP, और इस रेखा का नाम क्या हो गया OQ, लेकिन ये दोनों मिल रहा है कहाँ पे, बिंदु O पे मिल रहा है। आपको यही क्वेश्चन तो बोल रहा था क्या, OP और OQ बिंदु O पर मिलती है, तो बिंदु O पर तो ये दोनों रेखा मिल ही रहा है। चलिए आपका 6 नंबर का, अब 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर में है रेखा MN की संलग्न आकृति को देखिए, इस आकृति के संदर्भ में बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। आपको सत्य और असत्य बताना है। यहाँ पे हम थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको, तब जो है यहाँ पे हम लोग इसका जवाब देंगे। चलिए अब जो है हम लोग पहले इस रेखा को बनाते हैं। यहाँ पे कितना नंबर का है, 6 नंबर का सवाल है आपका। रेखा को पहले चलिए बना लेते हैं, बड़ा वाला, ठीक। इसका नाम Q M O N और ये P, इसको बढ़ा दीजिए। ये आपको रेखा दिया हुआ है, ठीक। अब इसमें जो आपसे पूछ रहा है क्या वो सही है या गलत है, आपको बताना है। कैसे बताइएगा, देखिए इसको बोल रहा है Q M O N, क्या Q M O N और P रेखा MN पर स्थित है। देखिए रेखा MN, ये रेखा है और ये MN है। ये रेखा MN के लिए बात कर रहा है और इसमें ये बात बोल रहा है जो Q और M O N और P इस रेखा पर स्थित है। देखिए इसका नाम दे दिया बाबू, इसका इस रेखा का नाम दे दिया कौन सी, MN, यानी M और N के अंदर में जो होगा वो तो इस रेखा पर स्थित होगा, लेकिन जो ये बाहर जा रहा है, ये जो बाहर में दे दिया, ये तो इस रेखा पर स्थित नहीं ना हो सकता है जी। तो यहाँ पे Q और यहाँ पे P, ये Q और P ये जो है इस रेखा पर स्थित नहीं हो सकता है, लेकिन M O और N ये तीनों जो है इस रेखा पर स्थित होगा। इस बात को जो है आप समझ पा रहे होंगे। काहे, इस रेखा का नाम देने का मतलब यही हुआ जो इस रेखा को यहाँ से जो है निश्चित कर दिया है। आपको बोले थे जो किसी भी रेखा को निश्चित करने के लिए 2 बिंदु ले लेते हैं, और वो 2 बिंदु जो है इस रेखा को जो है हटा दिया है। चलिए, यानी कि ये कथन गलत है। आगे बढ़िए, अगला कथन को देखिए। B नंबर में, ये A नंबर का कथन था। B नंबर में देखिए बोल रहा है जो M O और N रेखाखंड MN पर स्थित बिंदु है। देखिए क्या, M O और N रेखाखंड कौन सा, रेखाखंड MN का बात कर रहा है। देखिए रेखाखंड बोल रहा है, हाँ चलिए, रेखाखंड MN पर स्थित है। देखिए M और N ये हुआ, ये रेखाखंड हुआ ना MN। अब इस पे देखिए तो ये सब है, तो M भी है, O भी है और N भी है, यानी कि ये बात यहाँ पे सही बोल रहा है। जो रेखाखंड MN पर M O और N जो है स्थित है उस पर। चलिए आगे बढ़िए, आगे है C नंबर में आपका क्वेश्चन। जो M और N रेखाखंड MN के अंत बिंदु है, M और N रेखाखंड MN के अंत बिंदु है। तो ये बात तो सही है, ये रेखाखंड MN का नाम दे दिया, उसका तो अंत्य बिंदु न है। आप ये सब को मत देखिएगा, आप इस चीज़ को देखिए जो क्या नाम आपको देके मतलब सवाल पूछ रहा है। इसमें नाम MN दे के पूछ रहा था, तो MN को हम लेंगे, और रेखाखंड का बात पूछ रहा था, रेखाखंड का 2 अंत बिंदु होता है और वही M और N जो है इसका अंत बिंदु है। ठीक, अब चलिए आपका जो है D नंबर। D में क्या बोल रहा है, D में बोल रहा है जो O और N रेखाखंड OP के अंत बिंदु है। O और N रेखाखंड OP, जब O और P पे जाइएगा तो ये O और N कैसे अंत बिंदु हो जाएगा, इसका तो अंत बिंदु O और P है ना, यानी ये बात जो है यहाँ पे गलत बोल रहा है, यानी ये असत्य है। उसके बाद D के बाद E पे चलिए। M रेखाखंड QO, M के बारे में पूछ रहा है, उसमें रेखाखंड QO के दोनों अंत बिंदुओं में से एक है। चलिए देखते हैं Q और O, Q
और ओ ये रेखाखंड है, तो उसमें से ये एम के बारे में पूछ रहा है, जो इसका जो दोनों अंत बिंदु है उसमें से एक है, कहाँ एक है, ये तो बीच वाला है। तो रेखाखंड जब क्यू ओ के बारे में बोल दिया, मतलब इसका अंत बिंदु एगो क्यू और एगो ओ, ये तो बीच में है, ये बात है, इसका असत्य लिखा हुआ है। ठीक, चलिए ये हुआ आपके पास। चलिए एम किरण ओपी पर एक बिंदु है, एम के बारे में पूछ रहा है, किरण ओपी, किरण ओपी के पास चलिए, किरण यहाँ पे ओ पी, जब ओ और पी दिया यानी ओ से शुरू होगा पी की तरफ भागेगा, ओ से शुरू होकर पी की तरफ भागेगा। और आप जानते हैं जो किरण में एगो जो है क्या कहते हैं प्रारंभिक बिंदु होता है जहाँ से वो निकल रही है, यानी इसको पीछे से कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन इसमें एम के बारे में पूछ रहा है, एम तो इसके पीछे में है ना जी, तो ये कैसे उसके मतलब किरण पर ये बिंदु होगा, यानी ये कथन जो है इसका गलत है। चलिए आगे बढ़िए, ये ऐप का था। ऐप के बाद जी किरण ओपी, किरण ओपी क्या इधर है, किरण ओपी किरण क्यूपी से भिन्न है, किरण ओपी जो है ये किरण क्यूपी किरण क्यूपी से भिन्न है, यानी पूछ रहा है अलग है। ये देखिए ओपी, किरण ओपी और किरण क्यूपी, किरण क्यूपी बोला दोनों जो है अलग है, तो अलग नहीं है। अलग काहे नहीं है, ये किरण क्यू पी पर ही जो है किरण ओ पी भी है, यानी उसी का एक बिंदु है, यानी ये अलग नहीं है, दोनों जो है एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, यानी सेम है, यानी ये सत्य है, मतलब ये भिन्न है, मतलब ये असत्य लिखा हुआ है। एच नंबर में किरण ओ पी वही है जो किरण ओ एम है। देखिए किरण ओ पी वही है जो किरण ओ एम है। चलिए देख लेते हैं, किरण ओ एम और किरण ओ पी वो सेम कैसे हो सकता है, ओ एम का दिशा इधर और ओ पी का दिशा उधर, यानी सेम ये नहीं होगा, ये असत्य लिखा हुआ है। ठीक, चलिए आई नंबर में देखिए, किरण ओ एम किरण ओ पी के विपरीत नहीं है। बोला जो किरण ओ एम जो है, किरण ओ एम किरण ओ पी के विपरीत, विपरीत के मतलब होता है उल्टा। चलिए देखते हैं, किरण ओ एम और किरण ओ पी, किरण ओ पी के विपरीत नहीं है, तो विपरीत है, विपरीत है, लेकिन इसमें बोला है जो नहीं है, विपरीत नहीं है, यानी यह कथन इसमें गलत लिखा हुआ है। चलिए जे नंबर में देखिए, जे ओ किरण ओ पी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। ओ के बारे में बोल रहा है, ओ जो है किरण ओ पी का प्रारंभिक बिंदु नहीं है। अरे भैया ओ पी का तो प्रारंभिक बिंदु है ओ, इसमें बोला नहीं है, यानी कथन गलत है। ये तो सही बात है, जो उसका प्रारंभिक बिंदु है वो। चलिए के में देखिए क्या है, जे हो गया, जे के बाद आपका के, एन किरण एन पी, देखिए ऐसे लिखा हुआ है, एन जो है ये एन किरण एन पी और एन एम किरण एन एम का प्रारंभिक बिंदु है। देख लेते हैं एक बार, ये एन पी देखिए, एन पी किरण ये हुआ, ठीक है, इसका तो प्रारंभिक बिंदु है, समझ रहे हैं, और एन एम इसका भी जो है प्रारंभिक बिंदु है, और ये भी बात सही है, यानी ये उधर के लिए ये इधर के लिए दोनों के लिए ये प्रारंभिक बिंदु है। ठीक है, ये बात जो है सत्य है, जो आपका कथन दिया हुआ है। आपका ये प्रश्नावली खत्म होती है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली की ओर जाएंगे। कौन सा प्रश्नावली होगा, प्रश्नावली 4.2, लेकिन उसके पीछे का पहले कंसेप्ट को जानेंगे, उसके बाद जो है प्रश्नावली पर हम लोग जाएंगे।